गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से हाजिर हूं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर और आज है 21 मार्च और आज हम बात करेंगे 21 मार्च के करंट अफेयर के बारे में। और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सुबह के सुविचार के साथ में। तो हमारा आज का थॉट क्या है देखते हैं। बाद में पछतावा करने से बेहतर है एक बार और कोशिश की जाए पूरी ताकत के साथ। यानी कि अगर आप हार गए हैं, आपको हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इसकी चिंता किए बिना आप फिर से कोशिश करने के लिए तैयार हो जाइए, पूरी ताकत के साथ तैयार हो जाइए, पूरी ताकत लगा दीजिए। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, उस सफलता के पथ पर आप निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। तो इसी विचार के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के बारे में, जो हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा और खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस या विश्व वानिकी दिवस को मनाया जाता है हर साल 21 मार्च को। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि इस बार की जो थीम है वो क्या है, वन और स्वास्थ्य 2023 की थीम है। और सबसे पहले 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की स्थापना खाद्य और कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 212 में करी थी। और इसके बाद 2013 से स्टार्ट कर दिया गया था इसको अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस को मनाना, यानी पहली बार ऑफिशियली 2013 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया था। अब हम बात कर रहे हैं विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के बारे में, जो हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। और 2013 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और FDI के द्वारा ये जो 20 मार्च का डे सेलिब्रेट करने के लिए, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए डिसाइड किया गया था। और साथ में आपको ये भी बता दें कि वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन की स्थापना कब करी गई थी, तो 15 अगस्त 1900 को करी गई थी और इसके अध्यक्ष इहसाने बेन यहाँ है। और इसमें 130 देशों के 200 से अधिक सदस्य इसमें शामिल हैं वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन में। अच्छा, ये जो दिन मनाया जाता है वो किस लिए मनाया जाता है, तो ये भी देख लीजिए। ये दिन स्पेशली मनाया जाता है कि व्यक्तियों के अंदर जागरूकता फैलाई जाए अपने दांतों को लेकर, दांतों से संबंधित जो उनकी समस्याएं हैं उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। और 2023 की जो थीम है वो अपने मुंह से गर्व करो, ये थीम है। और ये पिछले 3 साल से यानी 2021 से ही ये थीम लगातार चल रही है। अब हम बात करेंगे विराट कोहली को, जिनको नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कौन बना रहा है देखते हैं। तो स्टेशनरी निर्माता कंपनी है लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, उसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विराट कोहली को। और आपको ये बता दें कि जो भारतीय स्टेशनरी ब्रांड है लक्सोर, उसने क्या किया है, जर्मनी की जो स्नाइडर पेन के साथ में टाई अप करा है और उसके साथ में मिलकर ये काम कर रही है। अब इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन हो गए हैं, विराट कोहली है। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। लश्कर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में करी गई थी। और इसके प्रबंध निदेशक कौन है, तो पूजा जैन गुप्ता है। और इसका मुख्यालय हमें नोएडा में देखने को मिलेगा। स्नाइडर पेन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1938 में करी गई थी और इसके संस्थापक कौन है, तो क्रिश्चियन स्नाइडर हैं, जिनके नाम पर इस कंपनी का नाम रखा गया है। अब हम बात कर रहे हैं भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो जी कृष्ण कुमार को चुना गया है। देखिए, जो भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है वो एक महारत्न कंपनी है। और दूसरी चीज, जो फॉर्च्यून ग्लोब 500 कंपनियों की जो लिस्ट है उसमें ये शामिल है भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। ठीक है। अच्छा, जी कृष्ण कुमार किसको रिप्लेस करके बनेंगे, तो अरुण कुमार सिंह को रिप्लेस करेंगे। और इनका जो कार्यकाल है कृष्ण कुमार का, वो अप्रैल 2025 तक होगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें तो एक कंपनी थी बर्मा शैल कंपनी, वो 24 जनवरी 1976 को भारत सरकार के द्वारा खरीदी गई थी। और इसका नाम क्या रखा गया था, भारत रिफाइनरीज लिमिटेड। ठीक है। और इसके बाद 1 अगस्त 1977 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड कर दिया गया था। और आपको ये बता दूं कि इसका जो मुख्यालय है वो जो हमारा मुंबई है वहां पर सेवरी फोर्ट रोड पर मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में ललित कुमार गुप्ता को नामित किया गया है। और ललित कुमार गुप्ता के लिए ये बोला गया है कि ये 5 सालों का इनका कार्यकाल होगा, या जब तक इनका रिटायरमेंट नहीं आ जाता या फिर जो अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक ये CCI यानी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के पद को संभालेंगे।
भारतीय कपास निगम के बारे में अगर मैं बात करूं, यानी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करूं, तो इसका मुख्यालय मुंबई में हुआ था और इसकी स्थापना 1970 को करी गई थी। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं राम सहाय प्रसाद यादव जी, जो बिलोंग करते हैं जनता समाजवादी पार्टी से। और साथ में आपको ये बता दें कि ये जो मतदान हुआ है वो काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है। तो काठमांडू में न्यू बनेश्वर आधारित संघीय संसद भवन में किया गया है और इनका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं जिनका नाम है अश्विनी कुमार, उनको यूको बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने का सुझाव दिया है। यानी अब जो है ये एमडी और सीईओ के पद को संभालेंगे, किसके? यूको बैंक के, ऐसा डिसाइड किया गया है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के द्वारा। अच्छा, अब ये वित्तीय सेवा संस्थान क्या है तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये जो वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो है वो स्पेशली जो गवर्नमेंट बॉडीज जो होती हैं उनके वित्तीय संस्थानों से रिलेटेड जो पद होते हैं, जो पोस्ट होती है, उनको भरने का काम करती है। उसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराना और उसके लिए लोगों को चयन करने का काम वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के द्वारा करा जाता है। जो वित्तीय संस्थान ब्यूरो है इसका नेतृत्व अभी कौन कर रहे हैं? तो भानु प्रताप शर्मा जी के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। यूको बैंक के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 6 जनवरी 1943 को करी गई थी। संस्थापक इसके घनश्याम दास बिरला जी हैं और इसका मुख्यालय हमें कोलकाता में देखने को मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के बारे में, जिसमें भारत 13वें स्थान पर है। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है उसको तैयार कौन करता है? तो ये तैयार किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जब ये इंडेक्स तैयार किया तो 120 देशों का सर्वेक्षण किया, जिसमें 56 देशों ने कहा कि वो आतंकवाद और युद्ध से परेशान है और खतरों उनके लिए खतरा है आतंकवाद। ठीक है, तो इस खतरे के आधार पर इन्होंने एक इंडेक्स जारी किया है जिसका नाम है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स और इसमें भारत का जो स्थान है वो 13वें नंबर पर भारत है। साथ में आपको बता दें कि सबसे ऊपरी नंबर पर, यानी जो सबसे पहले नंबर पर कौन है? तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले नंबर पर अफगानिस्तान आता है। क्यों? क्योंकि ये बोला गया है कि अफगानिस्तान में जो स्टेट खुरासान यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा सक्रिय समूह के रूप में उभरा है और इसीलिए जो अफगानिस्तान है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है आतंकवाद के साथ में। भारत 13वें नंबर पर है और जो पाकिस्तान है वो 6वें नंबर पर है। आतंकवाद से रिलेटेड समस्याओं को लेकर ऐसी बात कही गई है। और साथ में ही ये भी बोला गया है कि जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो सबसे पाकिस्तान के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, पाकिस्तान में मौतों के लिए बहुत ज्यादा रूप से जिम्मेदार बताया गया है। अब हम बात कर रहे हैं एक भारतीय तैराक है जिनका नाम है संपन्ना रमेश शेलार। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड क्या है देख लेते हैं। तो पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाले सबसे तेज भारतीय तैराक बन गए हैं। इन्होंने ये जो दूरी है वो 5 घंटे 30 मिनट में पूरी करी है और पहले ये जो दूरी थी वो 8 घंटे 26 मिनट का जो रिकॉर्ड था उसको इन्होंने तोड़ दिया है। लगभग 29 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करी गई है 5 घंटे 30 मिनट में संपन्ना रमेश सेलार के द्वारा। अच्छा, इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ पर खत्म किया तैराकी, वो देख लेते हैं। तो श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोटी तक इन्होंने पाक जलडमरू मध्य में तैरने का रिकॉर्ड बनाया है और ये अंडर 21 समूह में सबसे तेज भारतीय बन गए हैं। साथ ही ये भी बता दूं कि अब ये अंग्रेजी और कैटालिना चैनलों में एकल तैरने की योजना बना रहे हैं और साथ में ही ओशन 7 चैलेंज के रूप में जिसको जाना जाता है। अगर मैं पाक जलडमरू मध्य के बारे में बात करूं तो जैसा आप मैप को भी देख रहे हैं तो पाक जलडमरू मध्य एक ऐसा एरिया है जो भारत के दक्षिणी तट को श्रीलंका के उत्तरी तट से जोड़ता है। साथ ही भारत को बंगाल की खाड़ी से भी जोड़ता है और श्रीलंका को भी बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी जो चौड़ाई है वो 85 किलोमीटर है यानी 53 मील है और इसकी जो गहराई है वो 30 मीटर है यानी 98 फीट इसकी गहराई हमें देखने को मिल जाएगी। इसका जो नाम है पाक जलडमरू मध्य वो
औपनिवेशिक भारत में, यानी भारत जब गुलाम था अंग्रेजों के टाइम में, तो मद्रास के गवर्नर थे जिनका नाम था रॉबर्ट पाल, उनके नाम पर रखा गया है। अगर इसके इसके भौगोलिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये जो मत्स्य उत्पादन है उसके लिए, शिपिंग मार्ग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है भारत और श्रीलंका के लिए। इसके अलावा यहाँ पर समुद्री जैव विविधता भी देखने को मिलती है, कई सारे समुद्री जानवर हमें देखने को मिल जाएंगे, और साथ साथ में ही जो भारत का मन्नार की खाड़ी है वहां पर राष्ट्रीय उद्यान भी है, और श्रीलंका का कबूतर द्वीप राष्ट्रीय उद्यान भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आने वाले एग्जाम में राजस्थान से रिलेटेड। देखिए क्या है वो देख लेते हैं पूरा। तो अभी हम सबको पता है कि बजट सेशन चल रहा है, और अलग अलग पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बजट रिलीज करती है, और उसके बाद जो और स्टेट हैं भारत के वो अपना बजट रिलीज करते हैं। तो अभी राजस्थान में बजट के बहस पर बात करते हुए जो मुख्यमंत्री हैं गहलोत जी, उन्होंने कहा कि अब राजस्थान में 19 नए जिले बनाए जाएंगे और 3 नए संभाग बनाए जाएंगे। अब देख लेते हैं, इसकी डिटेलिंग समझ लेते हैं। देखो, इन्होंने कहा कि पहले 31 जिले थे और अब राजस्थान में 19 जिले नए बन जाएंगे, तो कुल जिले राजस्थान में कितने हो जाएंगे? 50 जिले हो जाएंगे। पहले 7 संभाग थे और अब 3 संभाग और बढ़ गए हैं, तो कुल संभागों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 10 हो जाएगी। यहाँ पर मैंने प्रॉपर 19 जिलों की लिस्ट दी हुई है, जिसको आप आराम से बैठ के वीडियो पॉज करके या फिर टेलीग्राम के में जो हमारा PDF हम अपलोड कर देते हैं वहां पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। 7 PM मित्र प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क स्थलों की घोषणा करी गई है जो वस्त्र मंत्रालय है उसके द्वारा, और ये कहा गया है कि इन पार्कों को बनाने में 4,445 करोड़ रुपए का व्यय आएगा, और ये 7 मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र परिधान होंगे जो 17 मार्च से स्टार्ट कर दिए गए हैं। 7 राज्यों के 7 शहरों में शुरू करी गई है ये जो पूरी परियोजना है। वो 7 शहर कौन से हैं यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 7 शहर हैं लखनऊ, धार मध्य प्रदेश का, नवसारी गुजरात का, अमरावती महाराष्ट्र का, कुलबर्गी कर्नाटका का, वारंगल तेलंगाना का, और विरुधनगर तमिलनाडु का। अब PM मित्र योजना क्या है? देखो, जो PM मित्र योजना है इसी के तहत ही ये प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान के तहत ही ये 7 PM मित्र पार्क स्थलों की घोषणा करी गई है। तो PM मित्र योजना का पूरा नाम है PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल पार्क्स, ठीक है ना। इसी के तहत ये सारे 7 मेगा पार्क बनाए जाएंगे 7 राज्यों के 7 शहरों में, जिसमें 4,445 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। स्पेशली जो इसका उद्देश्य है ये पार्क बनाने का वो क्या है? तो जो टेक्सटाइल उद्योग है उसमें जो लोगों के की स्किल्स को डेवलप करना, ट्रेनिंग देना, रिसर्च कराना, और जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उनके ऊपर काम करना, और स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देना, MSMEs को बढ़ावा देना है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं टिम पेन, उन्होंने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये घोषणा इन्होंने क्वींसलैंड के खिलाफ जब अंतिम शेफील्ड शील्ड फर्स्ट क्लास मैच हो रहा था तो उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया और इसकी घोषणा कर दी। अच्छा, इन्होंने 18 साल की उम्र में जो है 2005 में डेब्यू किया था, और साथ में आपको बता दें कि 2018 से 21 तक के बीच में 23 टेस्ट मैचों में श्रीलंका की टीम की कप्तानी कर चुके हैं, और इन्होंने अपने करियर में कम से कम 35 टेस्ट मैच खेले हैं। देखिए, हरिद्वार का जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है वहां के ऋषिकुल कैंपस में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया, और ये आयोजन 17 से 19 मार्च तक चला है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं संजीव बलियान, उनके द्वारा किया गया है। देखिए, कश्मीर में एक मेगा मॉल परियोजना शुरू करा जा रहा है। पहली विदेश कंपनी है कश्मीर के लिए जो इस तरीके की परियोजना में भाग ले रही है, जिसका नाम है एमआर। ये संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी है, रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है, और इसने जो है भारत के दिल्ली स्थित रियल एस्टेट फर्म मैग्ना वेब्स बिल्टेक के साथ में इस परियोजना पर काम करने की बात कही है, और इसकी आधारशिला भी रख दी गई है जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिनका नाम है मनोज सिन्हा, उनके द्वारा 19 मार्च को शहर के सेम्पोरा इलाके में।
और ये बोला जा रहा है कि 2026 तक परियोजना पूरी हो जाएगी। और इसमें जो है एमआर कितने रुपए की फंडिंग कर रही है वो देख लेते हैं। तो एमआर समूह कुल 500 करोड़ रुपए का 500 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है, और जिसमें 250 करोड़ रुपए जम्मू और श्रीनगर में आईटी टावर स्थापित करने में लगाएगी ये कंपनी। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोल दिया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है श्रीनगर का, ठीक है, जिसके बारे में हम जानते भी हैं और हमने कई सारे न्यूज में और टीवीज वगैरह में देखा भी है। तो इसका उद्घाटन कर दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा 19 मार्च को। इसमें लगभग 15 लाख से ज्यादा हमें फ्लावर देखने को मिल जाते हैं। और अगर इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो 52 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। जो जबरवान की पहाड़ियां हैं उसकी तलहटी में स्थित है, और साथ में डल झील के किनारे ये जो पार्क है ट्यूलिप गार्डन है वो स्थित है। अब हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में मतुआ मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये जो मतुआ मेला है वो 19 मार्च से 25 मार्च के बीच में चलेगा। मतुआ संप्रदाय के संस्थापक हैं श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर जी की 212वीं जयंती के उपलक्ष्य में मतुआ महामेला 2023 आयोजित किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये जो आयोजन है वो अखिल भारतीय मतुआ महासंघ के द्वारा पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में श्री धाम ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी में आयोजित किया जाएगा। जो मतुआ संप्रदाय है उसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर जी के द्वारा करा गया था। और इस मतुआ समुदाय का जो बड़ी आबादी है वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में देखने को मिलेगी। लेकिन जब बांग्लादेश बनने लगा तो उस समय कई सारे मतुआ संप्रदाय के समुदाय के लोग भारत में आकर बस गए। हालांकि अभी भी मतुआ समुदाय के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भारतीय नागरिकता अभी तक नहीं मिली है। देखिए G20 के तहत ही सिविल 20 एक एंगेजमेंट समूह है, इसकी बैठक हुई है। कहाँ पर हुई है देख लेते हैं। तो 2 दिन तक की बैठक होगी, 20 मार्च से स्टार्ट कर दी गई नागपुर के रेडिसन ब्लू होटल में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो माता अमृतानंदमयी के द्वारा अध्यक्षता करी जा रही है। और एक ये किस तरीके का एंगेजमेंट ग्रुप है, ये तो नागरिक समाज संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सिक्किम के गंगटोक में B20 सम्मेलन हो रहा है। तो इसी B20 सम्मेलन के अवसर पर 22 देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल हैं और 100 से अधिक भारतीय प्रतिनिधि मंडल भी हैं, जो पर्यटन, आतिथ्य, फार्मास्यूटिकल्स और जैविक खेती पर साथ में मिलकर काम करने की बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत बांग्लादेश के बीच में पहली क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन का उद्घाटन कर दिया है। और इस पाइपलाइन को बनाने में 377 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस पाइपलाइन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, और ये भी आपको बता दूं कि इस पाइपलाइन के माध्यम से भारत प्राकृतिक गैस और डीजल प्रोवाइड करा रहा है किसे, बांग्लादेश को। नेक्स्ट न्यूज ये है कि अमेरिकी सिंगर है जिनका नाम है सेलेना गोमेज। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 400 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। यानी दुनिया की पहली महिला जिन्होंने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 400 मिलियन फॉलोअर्स को पा लिया है, वो कौन है, अमेरिकी सिंगर है सेलेना गोमेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे बांग्लादेशी ऑलराउंडर है जिनका नाम है शाकिब अल हसन। उन्होंने वनडे में 7000 रन बना लिए हैं और 300 विकेट ले लिए हैं। और इस लिहाज से इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, यानी दुनिया के तीसरे क्रिकेटर ऐसे बन गए हैं जिन्होंने अपने वनडे क्रिकेट में 7000 रन बना लिए हैं और 300 विकेट ले लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट न्यूज है, अमेरिकी अभिनेता है जिनका नाम है लैंस रेडिक। उनकी एक मूवी आने वाली थी जॉन विक चैप्टर 4, ये रिलीज होने वाली थी नेक्स्ट वीक में, और उसके पहले ही इस अभिनेता की डेथ हो गई है 60 साल की उम्र में 17 मार्च को। क्या नाम है इनका, तो अमेरिकी अभिनेता है लैंस रेडिक। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जो भी मटेरियल है या जो भी कंटेंट है उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है पीडीएफ के फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो वहां पर जाकर आप पीडीएफ के फॉर्म में देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं कल मिलूंगी अपने 22 मार्च के करंट अफेयर को लेकर। मैं नंदिनी सिंह, मेरा नाम नंदिनी सिंह है। मेरे साथ प्लीज ऐसे ही बने रहिए, चैनल को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।